फ्रेंड्स, हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हाँ, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। पात्र का परिचय। राज के परिवार में मम्मी पापा और उनकी छोटी बहन पिंकी, एक राज का दोस्त देव। राज एक बहुत ही सीधा साधा शरीफ लड़का है जिसके कुछ खास ज़्यादा दोस्त नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हंसमुख नहीं है। वो स्वभाव का इतना अच्छा है कि जो भी उससे मिलता है उसी का होकर रह जाता है। सामान्य कद काठी और चेहरे पर एक मुस्कान जो किसी का भी दिल जीत ले, और चेहरे से हर वक्त झलकती एक मासूमियत जो पत्थर दिल में भी अपना रास्ता खुद बना ले। प्रिया प्रिया एक सामान्य परिवार की लड़की जो गांव में रहती है। प्रिया के परिवार में एक बड़े भैया भाभी, दूसरे नंबर पर प्रिया, फिर एक छोटी बहन शालिनी, फिर भाई आदित्य और फिर एक बहन रजनी। प्रिया एक बहुत ही सुंदर लड़की है। तीखे नयन नक्श, लंबे बाल, सामान्य लंबाई, पढ़ाई में बहुत ही होशियार, मिलनसार, मेहनती और एक प्यारी सी स्माइल हर वक्त चेहरे पर रहती। कुल मिलाकर वो हर बात जो किसी को भी पहली नजर आकर्षित कर ले। सुबह के 7 बज चुके थे। अक्टूबर का महीना था, तो सुबह की हल्की ठंड में नींद लेने का भी अपना एक अलग ही मजा है। रात सोकर उठा और उठते ही उसने अपना मोबाइल चेक किया। वो मोबाइल जो साइलेंट मोड पर था, उसमें उसने देखा कि कई सारे मिस कॉल आए हुए थे। घर वाले भी बार बार दरवाजा खटखटा रहे थे। रात जल्दी से उठा और गेट खोला। गेट खोलते राज के पापा ने राज को गले से लगा लिया। राज ने देखा कि सारे घर वाले बहुत खुश हैं। उनकी खुशी देखकर राज को भी बहुत खुशी हुई, लेकिन जैसे उसने कारण जानना चाहा तो सबने कहा कि पहले मुंह हाथ धो ले, फिर बात करते हैं। राज जल्दी से हाथ मुंह धोकर कमरे में पहुंचता है। माँ ने राज के लिए दूध गर्म किया और बाकी सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि राज चाय नहीं पीता था। तभी राज के पास उसके बेस्ट फ्रेंड देव का फोन आता है। देव, हेलो मेरी जान, गुड मॉर्निंग एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेसन। आखिर तुझे तेरी मंजिल मिल ही गई। तू फर्स्ट ग्रेड टीचर बन गया। बाबले, आज की तेरी कामयाबी की पार्टी मेरी तरफ से मेरी जान। राज अपने आंसू पोंछते हुए अपनी मम्मी पापा की तरफ देखता है। थैंक्स देव, और जल्दी से तू मेरे घर आ जा, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि मेरी इस खुशी में तू भी शामिल हो। देव, ओके, मैं 5 मिनट में आया, बाकी बातें आकर करते हैं। राज को इस बात की बहुत खुशी थी कि उसका चयन हो गया, लेकिन उसे इस बात का दुख भी था कि देव का इस बार चयन नहीं हुआ। लेकिन देव एक बहुत ही सकारात्मक सोच वाला, इंटेलिजेंट और मेहनती लड़का है। उसके भी घर के हालात वही हैं जो इस समय राज के घर के हैं। देव बहुत खुश है कि उसके प्रिय दोस्त का चयन हो गया है, और राज इस बात से खुश है कि वो अब देव की हेल्प कर पाएगा। राज अपने मम्मी के गले लग जाता है और उसकी मम्मी प्यार से उसके बालों में हाथ घुमाते हुए कहती है, बेटा, हमें पता था हमारे घर के हालात तू ही सुधार सकता है। आज तूने खुद को साबित किया है। इतने में राज की बहन पिंकी, भैया, पहली सैलरी से मैं शहर जाकर शॉपिंग करके आऊंगी। राज, हाँ हाँ, अब तो तेरी शॉपिंग की तैयारी करनी ही पड़ेगी। मैं सोचता हूँ कि पहली सैलरी में ही तेरी शॉपिंग करवा दूँ, पर उसके लिए ढूंढना पड़ेगा ना जो तेरे नखरे उठा सके। सारे राज का इशारा समझकर हंसने लगते हैं। जब पिंकी को पता चलता है कि ये मेरी शादी की बात कर रहा है, तो वो राज के बालों को पकड़कर एक हल्का सा मुक्का उसकी पीठ पे मारती है और कहती है, खबरदार, जो मेरी शादी की बात की, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अचानक फोन की घंटी बजती है। राज कॉल रिसीव करता है तो एक हल्की सी आवाज आती है, कांग्रेचुलेसन सर। राज थैंक यू बोलता उससे पहले ही फोन कट जाता है। राज का मन करता है कि दोबारा कॉल करके पूछे, पर दूसरे पल वो अपना इरादा बदल देता है। थोड़ी देर में देव भी आ जाता है। पूरे दिन बधाई देने वालों का तांता लगा रहता है। शाम को देव और राज घूमने के लिए जाते हैं। राज जो इस समय एक निजी विद्यालय में अंग्रेजी विषय का अध्यापन करवा रहा था, देव भी उसी विद्यालय में हिंदी पढ़ाता था। आज शाम को जब राज घर आता है तो अपने पापा के साथ खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता है। आज वो पूरे दिन में कुछ ज़्यादा ही थक गया था, तो जल्दी से अपने बिस्तर पर पहुंचता है। आज नींद आंखों से कोसों दूर है। राज अपने बीते हुए अतीत को याद करता है, जब वो एक एक पैसे के लिए तरसता है। साथ ही वो आने वाले सुनहरे भविष्य के सपने भी देखता है। सोचते सोचते राज अतीत के ख्यालों में खो जाता है।
राज धीरे धीरे अतीत के ख्यालों में खो जाता है। वो याद करता है उन दिनों को जब वो 4 साल का था। उस समय उसके परिवार में दादाजी, पापा, माँ और छोटी बहन पिंकी थी। उसके छोटे चाचा जी, जिनकी शादी उसके पापा के साथ ही हुई थी, मतलब दोनों की एक ही दिन शादी थी, वो 2 साल पहले अलग हो चुके थे, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग में सरकारी कर्मचारी थे। उस समय उनके घर के हालात अच्छे थे। दादाजी गांव के सरपंच थे, जमीन में भी अच्छी फसल होती थी। राज अब 4 साल का हो गया था, तो उसे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया। वो पढ़ने में जितना होशियार था, स्वभाव से उतना ही नटखट और चंचल था। दादाजी का लाडला था, इसलिए अगर लड़ाई झगड़ा करके घर आ भी जाता तो कोई उसे कुछ नहीं कहता था, और गुस्सा उसमें इतना था कि बात बात में घर वालों से भी उलझ जाता था। छोटी सी बात पर घर के बर्तन फेंक देना, चीजें तोड़ देना, अगर छोटी सी भी इच्छा उसकी पूरी नहीं होती थी तो वो आग बबूला हो जाता था। उसके दादाजी उसको प्यार से समझाते कि राजू बेटा, इतना गुस्सा ठीक नहीं होता है, लेकिन उसके कानों पर जू नहीं रेंगती थी। वो स्कूल जाता तो उसके पड़ोस में से एक लड़की भी उसी स्कूल में पढ़ने जाती थी। राज दूसरी कक्षा में था, तब वो लड़की 7वीं में कक्षा में पढ़ती थी। राज को स्कूल लेकर जाने की और वापस लाने की जिम्मेदारी उसी लड़की की थी, जिसका नाम शांति था। उसके परिवार पर राज के दादाजी के बहुत एहसान थे। उसका परिवार जब इस गांव में रहने आया था, तब राज के दादाजी ने उनकी बहुत मदद की थी। ऐसे में शांति राज को बहुत लाड प्यार से रखती थी। राज को भी उसके साथ रहना खेलना अच्छा लगता था। यहाँ तक कि अगर किसी दिन वो लेट हो जाता तो वो शांति के घर ही रुक जाता था, वहीं खाना खाना और वहीं सो जाना। कुल मिलाकर दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। एक दिन दोपहर का समय था और बात उस समय की है जब वो 4वीं कक्षा में पढ़ता था। राज और शांति स्कूल से वापस आ रहे थे। रास्ते में शांति राज को कहने लगी कि जल्दी चलो। घर से स्कूल थोड़ा दूर था, तो रास्ते में वक्त लग जाता था। शांति उसको हाथ के इशारे से हल्का सा धक्का देकर कह रही थी कि थोड़ा तेज चलो, लेकिन इसी बीच राज को धक्का थोड़ा जोर से लग जाता है और वो गिर जाता है। उसको इतना गुस्सा आता है कि वो वहीं से एक पत्थर उठाता है और शांति के पैरों पर मारने लगता है। शांति को लगता है कि ये पत्थर वो उसके सिर पर मारेगा, इसलिए शांति नीचे बैठकर खुद को बचाने का प्रयास करती है, लेकिन नीचे बैठने के कारण पत्थर सीधा उसके चेहरे पर जाकर लगता है। उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। उसके नीचे के होंठ पर गहरी चोट लगती है। खून देखकर राज घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। शांति धीरे धीरे खुद को संभालती है और घर आ जाती है, लेकिन जब उसकी माँ देखती है कि उसकी बेटी की चोट लगी हुई है तो उसके बारे में पूछती है, तो वो सब कुछ अपनी माँ को बता देती है। उसकी माँ उसी समय राज के घर जाती है और उसके मम्मी को शिकायत करती है। उस समय राज के दादाजी घर पर नहीं थे। अब मैं राज को राजू नाम से संबोधित करूंगी, क्योंकि राज का बचपन का नाम राजू ही था और घर पर सारे उसे राजू ही कहते थे। स्कूल में राजू का नाम राजेंद्र था, क्योंकि सभी कागजों में उसका नाम राजेंद्र ही लिखवाया हुआ था। राजू के पापा उसके रोज रोज की शिकायतों से पूरी तरीके से तंग आ चुके थे। उस दिन उसके घर पर जमकर पिटाई हुई। शाम को उसके दादाजी घर आए। राजू के पापा ने बात की कि इस तरह से तो ये लड़का और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। अगर यही हालात रहे तो एक दिन या तो ये जेल में होगा या पागल खाने में। हमारे एक ही बच्चा है, इसलिए हम इसे इतना लाड प्यार देकर बिगाड़ नहीं सकते। काफ़ी देर सोचने के बाद उसके पापा ने दादाजी को कहा कि क्यों ना राजू को उसके चाचा जी के पास भेज दिया जाए। वहाँ शहर में रहेगा तो इसकी शरारतें थोड़ी कम हो जाएंगी और पढ़ भी लेगा। दादाजी ने इस विषय में अपने छोटे बेटे से बात की। उस समय लैंडलाइन फ़ोन होते थे जो पूरे गांव में सिर्फ उनके घर पर ही था। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी से भेज दीजिए, मेरे बच्चों के साथ ये भी पढ़ लेगा। दादाजी ने अगले दिन ही शहर जाने वाली बस से 2 बोरी गेहूं और कुछ पैसों के साथ उसको शहर भेज दिया। राजू को शहर की हवा कुछ खास रास नहीं आई। गांव में जो उसके दोस्त थे, उनके बिना उसका मन नहीं लगता था। गांव में स्कूल के पेड़ पर खेलना, गांव के जोहड़ पर जाकर मछलियों को आटा खिलाना, ये सब राजू को बहुत याद आ रहा था। साथ ही उसे अपने किए पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि उसने छोटी सी बात पर शांति को पत्थर मार दिया। उसे शांति की बहुत याद आ रही थी, पर अब कर भी क्या सकते थे। अगले दिन उसको शहर के स्कूल में भेजा गया। यहाँ के स्कूल का माहौल, यहाँ की बंदिशें, नियम कायदे सब उसकी आत्मा को बहुत ठेस पहुंचा रहे थे। उसको अपने गांव की बहुत याद आ रही थी। पहले दिन स्कूल जाकर वो घर आया तो आते ही चाची जी ने उसको बोला कि वहाँ से पानी की बाल्टी भरे और पूरे घर में पोछा लगा ले।
राजू, जिसने गांव में कभी पानी का लोटा तक नहीं भरा था, उसने जब ये सुना तो स्पष्ट मना कर दिया कि मुझसे नहीं होता ये सब काम। जब उसके मुंह से जवाब सुना तो उसकी चाची जी ने एक कस कर तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। उसने जब ये देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसकी माँ ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया। राजू को तो गुस्सा बहुत आया, पर वो कर कुछ नहीं सकता था। उसने चुपचाप पानी की बाल्टी उठाई और पूरे घर में पोछा लगा दिया। इतने बड़े घर में सफाई करने के बाद बुरी तरीके से थक गया था कि उसे कमरे में जाते ही नींद आ गई। अगले दिन सुबह 5 बजे उसकी चाची ने उसको उठा दिया और घर के काम में हाथ बटाने को बोला। वो जवाब नहीं दे सका क्योंकि उसे कल का तमाचा अभी तक याद था। जल्दी से घर का काम करवाने के बाद वो अपना बस्ता लेकर अपने चाचा जी के दोनों बच्चों के साथ स्कूल चल दिया। उसके चाचा जी के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी निशा और छोटा बेटा निशांत। अब धीरे धीरे यही राजू की दिनचर्या बन गई थी। घर पर वो घर का काम करता, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ता। राजू पढ़ाई में होशियार तो था ही, कोई भी चीज़ उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाती थी। पर पढ़ना उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसका जीवन अब घर की चारदीवारी में कैद होकर रह गया था, क्योंकि बाहर जाना मना था। चाची जी से डर भी लगता था क्योंकि कभी भी वो आवाज़ लगा सकती थी। किसी भी काम के लिए अगर वो उस समय घर पर नहीं होता तो बाद में उसे बहुत बुरी तरीके से मार पड़ती। उसके चचेरे बहन भाई थे जिनको उस पर दया आती थी। निशा और निशांत को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि उनकी मम्मी राजू के साथ ऐसा व्यवहार करे। वो उन दोनों से बड़ा था, इसलिए वो उनका बहुत ख्याल रखता था। स्कूल में कोई उन्हें कुछ भी कह देता, वो उनसे लड़ पड़ता था। राजू के चाचा जी भी बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। जब भी वो निशांत के लिए किसी बच्चे से लड़ाई करता, उसकी शिकायत जब घर पर आती है तो उसके चाचा जी भी उसकी पिटाई करते थे। उसने जैसे तैसे 6 महीने निकाले। इस बीच उसकी चाची जी का बुरा बर्ताव बढ़ता ही गया। एक दिन वह रसोई में गर्म दूध कर रहा था। दूध का पतीला गर्म होने की वजह से उसके हाथ से छूट गया और पूरा दूध फर्श पर गिर गया। इस घटना के बाद तो उसकी चाची जी ने जबरदस्त पिटाई की और उसे कहा कि उसे आज शाम का खाना नहीं मिलेगा। अब उसकी सहनशक्ति जवाब दे चुकी थी। वो घर से बाहर गया और वहां से एक ईंट उठा लाया और अपनी चाची के सर में मार दी। खून का फव्वारा निकल चुका था। दोनों बच्चों ने शोर मचा दिया। पड़ोसी भाग कर आए और उसकी चाची जी को डॉक्टर के पास ले गए। शाम को चाचा जी घर आए तो एक बार फिर राजू की पिटाई हुई थी और इस बार बेल्ट से। वो अपने चाचा जी के सामने हो गया था और उसने धमकी दी थी कि या तो उसे गांव भेज दो, नहीं तो वो सब घर वालों को मार देगा। उसके चाचा जी भी इस बात को समझ चुके थे कि इस लड़के का कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने उसी दिन गांव में अपने भाई को फ़ोन किया और कहा कि आप अपने बच्चे को ले जाओ। अगले दिन उसको घर लाया गया। राजू अपनी मम्मी को देखते उसके गले से लिपट कर रोने लगा और उसने वादा किया कि अब कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उसकी कोई शिकायत नहीं आएगी, उसे फिर से शहर ना भेजा जाए। उसकी मम्मी ने जब पीठ पर चोट के निशान देखे तो उसने भी मना कर दिया कि मैं अपने बेटे को किसी भी हालत में वापस शहर नहीं भेजूंगी। उसके दादाजी ने उसको प्यार से अपने पास बुलाकर समझाया कि राजू बेटा, इस तरह से लड़ाई झगड़ा नहीं करते। उसने अपने दादाजी से वादा किया कि अब कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अगले दिन से फिर गांव के स्कूल में जाने लगा। अब राजू पढ़ता तो गांव के स्कूल में था, पर उसे अपने वार्षिक पेपर देने शहर स्कूल में जाना था क्योंकि उसका नाम उसी स्कूल में चल रहा था। वो इस बात से खुश था कि क्योंकि बेशक उसकी चाची जी उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी, परंतु निशा और निशांत को वो बहुत याद कर रहा था। उनके साथ खेलना, पेंटिंग बनाना उसे बहुत याद आ रहा था। एक दिन शाम के 8 बज गए। राजू अभी तक घर नहीं आया था। सबको बहुत चिंता होने लगी। वो घर से तो ये कहकर गया था कि खेलने जा रहा है, पर अभी तक आया क्यों नहीं। सूर्यास्त हो गया था। राजू अभी तक घर नहीं आया था। तभी पड़ोस के गांव से एक आदमी आया और उसके दादाजी को बोला कि आपके पोते ने मेरे बेटे की पैर की उंगलियां तोड़ दी है। राजू के दादाजी ने जब ये सुना तो किसी तरह समझा बुझाकर उनको घर भेजा और उसकी तलाश शुरू की। दादाजी समझ तो गए थे कि वो इसी डर से घर वापस नहीं आ रहा है, कोई उसे कुछ कहे ना। तभी गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि गांव का जो बड़ा मंदिर है उसके तहखाने से किसी की रोने की आवाज़ आ रही। सबने जाकर देखा तो राजू एक कोने में बैठा रो रहा था। उसने जब अपने दादाजी को देखा तो उनके गले लग गया। उसको घर लाया गया। पूरे दिन रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसको हाथ मुंह धुलवाकर खाना खिलाया और फिर पूछा कि तूने उस लड़के की पैर की उंगलियां क्यों तोड़ी। उसने जो बताया वो सुनकर तो सब हैरान रह गए।
उसने बताया कि वो कक्षा में बैठा था, उस लड़के का पैर उसके बैग में लग गया। मैंने उस लड़के को कहा कि माफ़ी मांग ले, उसने मांगी नहीं। मुझे गुस्सा आया और मैंने ईंट उठाकर उसके पैर पर मार दी। राजू को समझाने की सारी कोशिशें बेकार हो चुकी थी। वक्त अपनी फितरत के अनुसार पंख लगाकर उड़ता रहा। राजू की शिकायतों में कोई कमी नहीं आई। कभी किसी के साथ मारपीट करना, कभी किसी को पीट देना, यही सब चलता रहा। उसका जब 12वीं कक्षा का परिणाम आया तो वो उसमें फेल हो गया। घर वाले उसकी हरकतों से वाकिफ थे। वो समझ गए थे कि फेल होने की वजह वो खुद है। परंतु अब घर कैसे जाएं? अब घर वालों को जवाब कैसे दूंगा? जब उसने अपने ये समस्या अपने दोस्तों को बताई तो उसके कुछ घटिया किस्म के दोस्तों ने उसे सलाह दी कि आज रात वो हमारे साथ ही रुक जाए। राजू के पास थोड़े बहुत पैसे तो रहते थे। उन्हीं पैसों से रात को शराब लेकर के आए और उसको भी पीने को कहा, और यहाँ से उसे एक नया शौक भी लग गया। अब वो नशा भी करने लगा था। एक दिन जब उसके दादाजी को ये बात पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके परिवार में कोई नशा नहीं करता था। उन्होंने एक बार फिर राजू को अपने पास बुलाकर प्यार से समझाया कि मैं हमेशा तेरे साथ रहने वाला नहीं हूँ। जिंदगी तेरी है और इसे कैसे जीना है ये तू समझ ले। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती। मैं तुझे एक अच्छा इंसान बनते हुए देखना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि तू कुछ बने। तू इस तरह अपनी जवानी और अपने भविष्य को गलत कामों में बर्बाद मत कर। वो कुछ नहीं बोला और बात को अनसुना करके वहां से चला गया। उसका चिड़चिड़ापन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने परिवार से भी बहुत कम बोलता था। जैसे तैसे उसने 12वीं पास कर ली। अब वो बीए प्रथम वर्ष में था। उसने सोच लिया कि मैं अब कॉलेज में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ूंगा। उसके दादाजी कॉलेज के माहौल से, वहाँ के चुनाव के माहौल से पूरी तरह से वाकिफ थे। उनको डर था कि उनका बच्चा इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। दादाजी उसको किसी भी प्रकार की मुसीबत में पड़ते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि वह इस चीज़ के पक्ष में नहीं है। इस बात पर वो पूरी तरह से नाराज हो गया और उसने घर छोड़कर कहीं भाग जाने की धमकी भी दे डाली। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। उसके दादाजी ने कह दिया कि जहाँ जाना है जाओ, जो करना है वो करो। वो इसके इस फैसले में उसका साथ नहीं देंगे। वो घर छोड़कर चला गया और अपने दोस्त के घर पर रहने लगा। उसने अपने दोस्त को कहा कि वो कुछ दिनों में कोई व्यवस्था कर लेगा, तब तक मैं तेरे साथ ही रहूँगा। पर उसी दिन शाम को उसके पास फोन आता है कि तेरे दादाजी की तबीयत खराब है, तू घर आ जा। वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था, पर वो उनसे इस कदर नाराज था कि उसने घर वापस आने से मना कर दिया। अगले दिन उसके दोस्त ने कहा कि अपने घर चलते हैं, तो उसने कहा कि वो उस घर में कभी नहीं जाएगा जहाँ उसके सपनों को अहमियत नहीं दी जाती। परंतु उसके दोस्त ने कहा कि एक बार चलते हैं, दादाजी की तबीयत ज़्यादा खराब है, उनसे मिलकर अपने वापस आ जाएंगे। और जब वो दोनों घर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके घर के सामने भीड़ लगी हुई है। वो लोग भीड़ को हटाते हुए अंदर जाते हैं। बाहर आंगन का दृश्य देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसके पैर बेजान हो गए। उसे एक कदम भी आगे की ओर नहीं चला जा रहा था। वो वहीं गिर जाता है। उसके दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। पहले दिन शाम को उन्हें हार्ट अटैक आया और वो इस दुनिया से चल बसे। अपने आखिरी समय में वो राजू को याद कर रहे थे, परंतु राजू लाख बार बुलाने के बावजूद नहीं आया। शायद अपनी इस गलती के लिए राजू खुद को कभी माफ नहीं कर पाए, और हकीकत तो ये है कि आज तक अपने आप को माफ कर भी नहीं पाया। 12 दिन तक तो रिश्तेदार व परिवार के सदस्य होने की वजह से सबका मन लगा रहा, लेकिन उनके जाने के बाद घर काटने को दौड़ता था। हर तरफ मायूसी, अकेलापन। सबको ये लग रहा था कि हमारे साथ ये क्या हुआ। दादाजी को इस परिवार की रीढ़ की हड्डी थी। उनके साथ ही सब कुछ बिखर गया। धीरे धीरे घर की माली हालत भी खराब होने लगी। जमीन के अब 2 हिस्से हो चुके थे। एक हिस्सा चाचा जी के पास और एक हिस्सा राजू के पापा के पास। जमीन के उस छोटे से टुकड़े से घर का काम चलाना मुश्किल हो गया था। राजू को धीरे धीरे समझ में आने लग गया था कि अपने घर के हालात कोई सुधार सकता है तो वो मैं ही हूँ। उसने दिल से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। हर वो काम छोड़ दिया था जिसके लिए उसके दादाजी उसे मना करते थे। 3 साल में उसने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। राजू ने सोच लिया कि मैं बीएड करूँगा। बीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के बाद उसे अपने गांव का ही बीएड कॉलेज आवंटित हो गया। उसके पापा ने भी पैसे साहूकार से उधार लेकर उसका एडमिशन करवा दिया। जब वो पहले दिन कॉलेज जा रहा था तो वो थोड़ा लेट था।
भागते हुए जैसे उसने कक्षा में एंट्री की, वो किसी से टकराया। उसकी इतनी जोर से चोट लगी कि उसकी आंखों के आगे आगे अंधेरा छा गया। जब थोड़ा संभला, सामने का दृश्य देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। राजू की चोट तो बड़ी जोर से लगी थी, पर जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गईं। उसने अपनी आंखें मलते हुए देखा कि एक लड़की कान पकड़कर बड़ी मासूमियत से उसे सॉरी बोल रही थी। राजू तो एकटक उसे देखता रहा। उस लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राजू को खड़ा किया। राजू गांव का लड़का था। उसने इतनी सुंदर लड़कियां सिर्फ फिल्मों में ही देखी थी और पहली बार किसी लड़की के हाथ में उसका हाथ था। अब तो राजू दूसरे लड़कों से हाथ मिलाते समय भी इस बात का विशेष ध्यान रख रहा था कि गलती से भी वो हाथ ना मिला ले जिसको दिव्या ने छुआ था। शायद राजू तो ये भी सोच रहा था कि इस हाथ को अब वो 4-5 दिन तक तो पानी भी नहीं लगाएगा। थोड़ी देर में प्रोफेसर सर क्लास में आए। पहला पीरियड मनोविज्ञान विषय का था। आज पहला दिन था तो सभी को अपना अपना इंट्रोडक्शन देना था। जब इंट्रो हो रहा था तब राजू को पता चला कि उस लड़की का नाम दिव्या है। वो सोचने लगा, इसका नाम ही दिव्या नहीं है, ये तो खुद सचमुच दिव्य है। वो अपना दिल दिव्या पर हार चुका था। इतने में एक लड़के की बारी आई। उससे जब उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम बताया, रामू। तो सबने रामू नाम सुना तो बड़ा मजाक बनाया कि क्या ओल्ड फैशन नाम है, और लड़कों ने उसे सजेस्ट किया कि तुम अपना नाम आज से बदलकर राम कर लो। राजू ने जब ये सुना तो उसने पहले ही अपना नाम सबको राज बताया और यहीं से गांव का राजू बन गया कॉलेज का राज। हंसमुख स्वभाव, पढ़ाई में होशियार, अच्छी पेंटिंग भी बना लेता था, गाना भी अच्छा गा लेता था। कोई भी एक्टिविटी हो कॉलेज में राज उसने पार्टिसिपेट जरूर करता था। धीरे धीरे वो क्लास का चहेता बन गया। साथ ही वो मन ही मन दिव्या से प्यार भी करने लगा था। दिव्या के हवा में उड़ते हुए हेयर, कलर एकदम फेयर, बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में काजल, मस्तानी चाल, चुलबुली अदाएं और तिरछी नजर राजू को घायल कर जाती थी। उसने सोच लिया कि वो अपने दिल की बात दिव्या को बता के रहेगा। वो भी उसे अच्छा दोस्त मानती थी। दोनों के बीच अच्छी बनती थी। कॉलेज के दिन बीत गए, उसकी चाहत बढ़ती गई, पर गांव का शर्मिला राज अपने दिल की बात कभी भी दिव्या को नहीं कह पाया। और आखिर वक्त आ गया कॉलेज की फेयरवेल पार्टी का। सब बहुत दुखी थे। उनके इतने अच्छे दोस्त उनसे अलग हो रहे थे, पर राज को दुख के साथ चिंता भी थी कि मैं अपने दिल की बात कह नहीं पाया इन 2 साल में। यही सोचता रहा कि मैं कहीं दोस्ती का रिश्ता ना खो दूं प्यार पाने के चक्कर में। लेकिन आखिर आज हिम्मत करके राज ने दिव्या को प्रपोज कर दिया। दिव्या ने जो जवाब दिया वो सुनकर राज को सच्चाई का एहसास हुआ। दिव्या ने उसे कहा कि तू अच्छा लड़का है, ये मैं मानती हूँ, पर तू वैसा नहीं है जैसा मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लड़का कॉन्फिडेंट हो, सुंदर हो, इंटेलिजेंट हो, मेरी केयर करने वाला हो, मेरी थोड़े बहुत नखरे हैं वो भी उठाने वाला हो। यहाँ तुझसे अपना खर्चा चलता नहीं, तू मेरा खर्चा कहाँ से उठा पाएगा? और मैं तेरे साथ यहाँ गांव में एडजस्ट नहीं कर सकती, इसलिए तुम मुझे माफ़ करना। मैं तुझे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त मानती थी और मानती भी हूँ। तुझे जरूर जिंदगी में कोई अच्छी लड़की मिलेगी। अब राज इस बात को समझ चुका था कि गरीब का प्यार अक्सर सड़कों पर दम तोड़ता है। उसे अपने दादाजी की कही हर बात आज याद आ रही थी कि पैसा सब कुछ नहीं होता, पर पैसा बहुत कुछ होता है। राज की आंखों में आंसू आ गए। कॉलेज खत्म होते ही राज ने घर का खर्चा चलाने के लिए एक निजी स्कूल में अध्यापन करवाने का काम शुरू किया। उसकी इंग्लिश विषय पर पकड़ अच्छी थी और बीएड भी उसने अंग्रेजी विषय में ही किया था। तो स्कूल में उसे इस शर्त के साथ ही रखा गया था कि वो 12वीं कक्षा तक अंग्रेजी विषय का अध्यापन करवाएगा। वैसे राज बीएड करके आ गया था, पर शक्ल सूरत से अभी भी किसी 12वीं कक्षा का स्टूडेंट ही लगता है। जब पहले दिन वो स्कूल में गया तो जाते ही उसे पीछे से किसी ने आवाज़ लगाई। आज राज का स्कूल में पहला दिन था। उसे अपना रिज्यूम जमा करवाना था, इंटरव्यू देना था और उसके बाद 2 दिन डेमो क्लासेस भी लगाने थे। स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से था। वो सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंचा तो वो अपने कदम ऑफिस की तरफ बढ़ा ही रहा था कि पीछे से उसे किसी ने आवाज़ लगाई। सी, हेलो मिस्टर, स्कूल का पहला दिन है, इसलिए ऑफिस में सभी टीचर्स की मीटिंग चल रही है, इसलिए 5-10 मिनट और लगेंगे। तब तक तुम वहाँ पार्क में लड़कों के साथ खड़े हो जाओ। राज, उसने जब उस लड़की की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। इतनी मासूमियत,
वो तो जैसे उसकी हंसी में कहीं खो गया था। सलीके से बंधे हुए बाल, स्कूल यूनिफॉर्म में भी वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। सी चुटकी बजाते हुए, ऐसे क्या घूर रहा है, कभी लड़की नहीं देखी क्या? राज जैसे सपने से बाहर आया। मैं बोला, ऐसी बात नहीं है, आपके गले में जो लॉकेट है उसका धागा ढीला हो रहा है, आप उसे सही से बांध लीजिए वरना वो गिर जाएगा। सी उसने जब देखा तो धागा सच में ढीला हो रहा था। वो बोली, ये लॉकेट मेरी दादी जी ने दिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। ये मेरे लिए बहुत लकी है। थैंक यू सो मच राज, वेलकम। सी तुम यहाँ मेरे पास मत खड़े रहो, वो लड़के खड़े हैं वहाँ चले जाओ। तुम्हें इतना तो नॉलेज होगा कि इस तरह लड़की के पास खड़े रहना अच्छी बात नहीं होती। बातें बनते और फैलते टाइम नहीं लगता है। राज वो जानता था कि स्कूल में अध्यापक है और वो पहले दिन ही ऐसे लड़कों के पास खड़े नहीं रह सकता था, क्योंकि वो समझ गया था कि जिस तरह इस लड़की को गलतफहमी है कि मैं एडमिशन लेने आया हूँ, उसी तरह बाकी लड़कों को भी हो सकती है कि ऐसे में उसने वहीं खड़े रहना उचित समझा। वो बोला कि मैं नहीं जा सकता हूँ लड़कों के पास, मैं लड़कों के पास खड़ा नहीं रह सकता, मुझे यहीं खड़े रहना है, तुम यहाँ से जा सकते हो। सी बड़ा बदतमीज इंसान है यार, मैंने इतने प्यार से बात की और तू मुझे कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ। वैसे तुम्हारी गलती नहीं है, लड़के होते ही ऐसे हैं, इडियट। राज मुस्कुराते हुए, वैसे मेरा नाम इडियट नहीं राज है। सी घर वालों ने नाम तो अच्छा रख दिया है, काश तुम्हें संस्कार भी अच्छे दे देते। ऐसा बोलकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होती है, बाकी स्टाफ बच्चों को प्रार्थना करवाने लग जाता है और इधर राज का इंटरव्यू शुरू हो जाता है प्रिंसिपल के रूम। प्रिंसिपल ने जब राज के ग्रेजुएशन में मार्क्स, उसका कॉन्फिडेंस, सिंप्लिसिटी से प्रभावित होकर कहा कि मिस्टर राज, मैं तुम्हारे रिज्यूम और तुम्हारे इंटरव्यू से खुश हूँ। तुम अपने विषय का नॉलेज रखते हो, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम वही नॉलेज, वही ज्ञान बच्चों को दे पाने में कामयाब होते हो या नहीं? इसलिए तुम्हें 2 दिन डेमो क्लासेस लगाने होंगे। उसके बाद अगर बच्चे आपसे पढ़ने के इच्छुक हुए तो हम आपको जरूर मौका देंगे। हमारे विद्यालय का ये नियम है कि हम किसी भी अध्यापक को रखने से पहले बच्चों से जरूर पूछते हैं। राज थैंक यू सर। प्रिंसिपल, तो मिस्टर राज, आप एक काम कीजिए, पहला पीरियड आप 12th क्लास में ले लीजिए और दूसरा 11th क्लास में, बाकी के पीरियड आपको आज बता दिए जाएंगे। अब तक प्रार्थना खत्म हो चुकी थी और कक्षाएं लग चुकी थी। राज ने अपना पहला पीरियड 12वीं क्लास में लिया और दूसरा 11वीं क्लास में लेने पहुंचा तो आगे देखता है कि वही लड़की उस क्लास में बैठी है। राज ने जब उसकी तरफ देखा तो उसे हंसी आ गई। राज, गुड मॉर्निंग क्लास, मेरा नाम राज, मैं आपको आज से अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे पास तुम लोगों को सिखाने के लिए कुछ नहीं है, पर तुम लोगों के पास बहुत कुछ है मुझसे सीखने के लिए। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता, मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से अध्ययन करेंगे तो मेरा वादा रहा, इंग्लिश जैसा कठिन विषय भी आपको बहुत सरल लगेगा। मैं 2 दिन तक डेमो क्लास पर हूँ। हाँ, मेरे से पढ़िए और बेझिझक बिना किसी डर के मुझे बोल देना कि सर समझ में नहीं आया, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारी है और मेरे लिए तुम समझौता मत करना, क्योंकि अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता तो बिल्कुल तुम्हारे लिए स्कूल मैनेजमेंट किसी अच्छे अध्यापक की व्यवस्था करेगा। राज ने पढ़ाना शुरू किया। पीरियड खत्म होने के बाद प्रिंसिपल सर कक्षा में आए और राज ऑफिस में चला गया। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सर भी ऑफिस में आ गए। आते ही उन्होंने राज से हाथ मिलाया और कहा कि बच्चों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मैंने आज तक नहीं देखा, तुम कल से रेगुलर ज्वाइन कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें 1 साल का एग्रीमेंट साइन करना होगा और महीने के हम आपको 15,000 बतौर सैलरी देंगे। राज खुश हो गया और उसने 1 साल का एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब अगले दिन से उन्हें रेगुलर स्कूल आना था। आज जब वो स्कूल पहुंचा तो सबसे पहले वही हुआ जो अक्सर होता था, सभी बच्चों का इंट्रोडक्शन। राज, मेरा नाम तो आप सभी जानते हैं। आज वैसे तो अपना दूसरा दिन है, लेकिन अभी तक हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं। अच्छा पढ़ाने के लिए अच्छे संबंध होना जरूरी है। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए और कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं ये बता दीजिए, और बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हो ये बता दीजिए। सभी बच्चे बारी बारी से अपना नाम बताते हैं। सी खड़े होकर नीचे सिर कर लेती है और शर्म के मारे अपने दोनों हाथ अपने आंखों पर रख लेती है। आज सुबह वाले घटनाक्रम से वो शर्मिंदा थी। सोच रही थी जाने अनजाने में उसने अपने ही टीचर को क्या क्या बोल दिया। राज, कीर्ति, तुम्हारे फ्रेंड को बोलो कि मैं कुछ पूछ रहा हूँ
और ये आज नहीं बोल रही है या कभी किसी के सामने नहीं बोलती। इतना तो मुझे पता है कि ये बोलती तो जरूर है। इतना बोलकर राज मुस्कुराने लगा। वो लड़की एक झलक उठाकर राज की तरफ देखती है और वापस मुंह नीचे कर लेती है। कीर्ति, नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये बोलती जरूर कम है, पर बोलती तो सबके साथ है। आज पता नहीं क्या हो गया है। राज, तुम ही बता दो, इस 8वें अजूबे का नाम क्या है, या आज से हमें इस मिस साइलेंट ही बुलाना पड़ेगा। राज इसे इतने मजाकिया तरीके में कहता है कि सब हंसने लगते हैं। कीर्ति, सर, इसका नाम प्रिया है। स्कूल की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है और इसे बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द स्कूल का कार्ड भी मिला हुआ है। राज जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है। लंच टाइम में प्रिया और कीर्ति राज के पास आते हैं और वो बोलती है। जब लंच टाइम हुआ तो राज ऑफिस के सामने खड़ा था। आज वो बहुत खुश था। आखिर आज उसकी जॉब लग गई थी। प्राइवेट ही सही, कम से कम 15,000 महीने की सैलरी तो मिलेगी। वो सोच रहा था कि अब साथ साथ में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करूंगा। आज राज को अपने सपने पूरे होते हुए दिखाई दे रहे थे। इतने में कीर्ति और प्रिया वहां आई। कीर्ति, एक्सक्यूज मी सर, प्रिया आपको सॉरी कहना चाहती है। राज, पर क्यों? ऐसा क्या कर दिया प्रिया ने? कीर्ति, सर, सुबह जाने अनजाने में इसने आपको बहुत कुछ बोल दिया। राज, प्रिया मानती है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। कीर्ति, हाँ सर। राज, ओके, एक शर्त पर। मैं इसे माफ कर देता हूँ अगर ये आज से कॉन्फिडेंस के साथ बोले। कीर्ति, हाँ सर, ठीक है। राज, मेरी बात का जवाब तुमने दिया है, जबकि मैं चाहता हूँ कि यही बात प्रिया कॉन्फिडेंस के साथ बोले। प्रिया शर्माते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है, बड़ी मुश्किल से सॉरी कहती है और भाग जाती है। राज मुस्कुराने लगता है। अब तो ये रोज की बात हो गई थी कि प्रिया राज से इतना शर्माती है कि उसके सामने आते आते ही गर्दन नीचे कर लेती है। सभी को बहुत हैरानी होती है कि प्रिया कम बोलती है, पर बिल्कुल भी ना बोले ये नहीं हो सकता। धीरे धीरे स्कूल में तरह तरह की बातें होने लगती हैं। कोई कहता है प्रिया सर से प्यार करती है, कोई कहता है राज सर प्रिया से प्यार करते हैं। जैसे ही ये सब बातें प्रिया को पता चलती है तो उसने बिल्कुल भी राज की तरफ देखना ही बंद कर दिया। इधर राज अपने व्यवहार और अपने पढ़ाने के तरीके से पूरे स्कूल में सबका चहेता बन गया। वो पूरे दिल से मेहनत कर रहा था और इसका असर धीरे धीरे बच्चों की पढ़ाई पर दिखाई देने लगा। अब बच्चे प्रार्थना में, कक्षा में, घर पर ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी बोलने का प्रयास करने लगे। इसका असर ये हुआ कि घर वालों की तरफ से भी फीडबैक आने लगा कि नया अध्यापक राज बहुत अच्छा पढ़ाता है। स्कूल लगे हुए 6 महीने हो गए थे। व्याख्याता भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हो चुका था। राज को स्कूल के काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखनी थी। हालांकि वो तैयारी करता था, परंतु विद्यालय समय के बाद इतना समय नहीं बच पाता था कि जिससे अच्छे से तैयारी हो सके। वो 1 साल के लिए एग्रीमेंट साइन कर चुका था, इसलिए बीच में विद्यालय छोड़ भी नहीं सकता था। तभी राज के मन में एक तरकीब आई। उसके बचपन का दोस्त देव, उसने भी हिंदी विषय से बीएड कर रखा था। उसने अपने दोस्त से बात की और दोनों पास ही शहर में कमरा लेकर रहने लगे। वहीं से वो गांव आता, स्कूल में पढ़ाता और शाम को वापस कमरे पे चला जाता। शहर में शाम को उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट में बेंच भी ज्वाइन कर लिया था। अब राज की पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी थी। देव, जो राज के बचपन का मित्र था, उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी और साथ में वो कहीं जॉब भी नहीं कर रहा था। ऐसे में उसका खर्चा भी राज को ही देना था। इसलिए एक दिन उसने प्रिंसिपल सर से पैसे मांगे। राज, सर, मुझे कुछ पैसे एडवांस में चाहिए। प्रिंसिपल, सॉरी मिस्टर राज, हम आपको एडवांस में पैसे नहीं दे सकते। राज को जॉब करते हुए 6 महीने हो गए थे, लेकिन सारे पैसे वो खर्च कर चुका था। आज वो बहुत परेशान था। 2-3 दिन बाद रूम का किराया भी देना था। एक दिन वो अपने रूम पर पहुंचा। जाते ही उसने अपने बैग को खोला, उसमें से किताबें निकालने के लिए। तभी उसे अपने बैग में एक काले रंग का लिफाफा नजर आया। उसने उसे बाहर निकाला। जब लिफाफा खोला तो उसमें 4,798 रुपए थे। साथ में एक नोट लिखा हुआ था। मैं जानती हूँ ये पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस वक्त आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है। आप ये पैसे रख लेना। ये पैसे किसने दिए, क्यों दिए, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचना, ना ही पता लगाने की कोशिश करना, क्योंकि तुम लाख कोशिश करने के बावजूद भी पता नहीं लगा पाओगे। राज परेशान हो गया। उसने सोचा कि यार कौन हो सकता है जिसने ये सारे पैसे मेरे बैग में रखे हों। वो अपने दिमाग पर लाख जोर देने के बावजूद भी नहीं समझ पाया। उसने बहुत कोशिश की कि हैंडराइटिंग पहचानने की, लेकिन पूरे स्कूल में वो नोट किसी ने नहीं लिखा था। उन पैसों में कुछ नोट थे और कुछ चिल्लर।
राज ने वो पैसे रख लिए। चिल्लर उसने दूध वाले व सब्जी वाले को दे दी और 3,000 से उसने रूम का किराया दे दिया। उसके 1 महीने का काम चल गया। तब तक उसकी सैलरी आ गई। इसी तरह दिन बीतते गए। आखिरकार एग्जाम की तारीख आ ही गई। राज की तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी पहला एग्जाम होने की वजह से उसे बहुत डर लग रहा था। आज उसने कक्षा में बिल्कुल नहीं पढ़ाया था, क्योंकि वो थोड़ा नर्वस था। इसलिए आज उसने सभी बच्चों के साथ खूब सारी बातें की। सभी बच्चों को पता था कि कल सर का पेपर है। सबने ढेर सारे बेस्ट विशेष दी, लेकिन हमेशा की तरह प्रिया आज भी राज के साथ बिल्कुल नहीं बोली। हालांकि राज को उम्मीद थी कि कम से कम प्रिया आज के दिन उसे बेस्ट ऑफ लक जरूर बोलेगी, लेकिन प्रिया ने तो राज की तरफ देखा भी नहीं। आखिर एग्जाम हो गया। अगले दिन राज स्कूल पहुंचा। उसने सबको धन्यवाद कहा कि आप सबने मेरे लिए इतनी दुआएं की और आपकी दुआओं की बदौलत मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। उसके 1 महीने बाद ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो गई। अब नए सेशन से फिर से स्कूल शुरू होने थे। इस बार जब 1 जुलाई से स्कूल शुरू हुए तो राज ने एक काम अच्छा और कर लिया। राज को इतने सारे पैसे किसने दिए? इस बार स्कूल में नया क्या होने वाला है? राज ने नया क्या किया है? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।